पूरे देश आज तबाह है। दल कोई हाई नहीं मेरे नजर में। देवेंद्र यादव पर एक दाग नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है राजनेताओं ने। सिद्धांत है नहीं। हम दल बदले हैं जरूर, संघर्ष का दिल नहीं बदले। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आया। जेपी आंदोलन ने इस देश में कई सारे नेताओं को जन्म दिया। जेपी आंदोलन ने इस देश में ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को बदल दिया। ये आंदोलन ऐसा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे, रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं को जन्म दिया। लेकिन इसके अलावा एक और भी नेता है जिसका चर्चा यहां करना बेहद जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि अभी मैं जो साक्षात्कार करूंगा वो देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और सदन के जो है वो नेता भी रह चुके हैं, उपनेता भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजनीतिक जो परिदृश्य है इस पूरे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की वो क्यों बदल गई है और जो जनता के सवालात हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव को कवर करते हुए हमने देखा कि जनता बहुत सारे सवाल हैं जो अपने पूर्व सांसद से जानना चाहती है, पूछना चाहती है। तो हम उनसे पूछेंगे और जनता के सवालात जो है वो उनका जवाब जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वो देंगे कि आखिर जनता के बारे में उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका देवेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये कि आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, आपकी नजर भी पंचायत चुनाव पर होगी। मेरी नजर नहीं है क्योंकि पंचायत में मैं नीचे चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मैं जब भी लड़ता हूँ पार्लियामेंट लड़ता हूँ और जो अपने साथी होते हैं लोग विधानसभा, तो उसके लिए पंचायत चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र है। पंचायती व्यवस्था में, राज व्यवस्था में जिनको जो अच्छा उम्मीदवार हो, योग्य हो, उनका विकास कर सके, वो उनकी मर्जी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आपके क्षेत्र चूंकि आप झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, आपने जो है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक बनाई हुई है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जनता के सवालात ये हैं कि आपने जो है जनता के साथ एक तरीके से छल किया, आपने उसके वोटों के साथ जो है उसका मान नहीं रखा। 5 बार मैं पार्लियामेंट में मुझे कामयाबी मिली है। जनता ने जितना विश्वास दिया था पाई पाई चुका दिया। मैं गिना दूं क्या? जी गिनाइए। जो नेशनल हाई रोड NH जो बना हुआ है 4 लेन, ये कभी था क्या इस धरती पर? देवेंद्र यादव के रिजीम में 2003 से 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री में NDA में था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को निर्मली लाने में और भी हमारे जो साथी थे पार्लियामेंट के मेंबर उस समय, सुखदेव पासवान से लेकर जितने लोग थे, अभी तो दिनेश चंद्र यादव जी हैं ही, और उसमें शरद जी भी आए थे। हम लोगों ने सब लोग मिल करके निर्मली में उनको लाया था ताकि हमको NH 57 में जो अभी देख रहे हैं कोसी महासेतु अभी बना हुआ है, पैसे कुछ घट गए थे क्योंकि हमने 31 मार्च 1997 का नोटिफिकेशन है, मेरे पास प्रमाण है। मैं मुँह जवानी कोई बात नहीं करता। मैं इतना बड़ा छल किया कि NH बना दिया। मैं इतना बड़ा छल किया जनता के साथ, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तकलीफ होती है। जनता का कहना यह है कि आप जो है जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू करते हैं, आप जो है पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री जो है आप लोकसभा जीत करके जनता आपको भेजती है, आप जो है वो दल बदलू हैं, आप दल बदल लेते हैं और आप दल बदलू हैं और आपने जो है एक तरीके से वोट के साथ जो है उनकी विश्वास को जो है आपने आघात पहुंचाया। सवाल आपने पूछा, दल कोई हाई नहीं मेरे नजर में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है राजनेताओं ने, सबकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है। सिद्धांत है नहीं। हम दल बदले हैं जरूर, संघर्ष का दिल नहीं बदले। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल नहीं होता तो भूखमरी से लाखों लोग मर जाते। बिहार में आने वाले जो प्रवासी मजदूर, हमारे यहाँ के बहुत लोग दिल्ली में, कलकत्ता में, चाहे पंजाब में रह रहे हैं और वो लोग प्रवासी मजदूर हैं। जब ये कोरोना हुआ तो वो घर आए, तो यही योजना काम दिया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल। आज भी नवंबर तक फ्री किया है, जो भी अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है, जो भी वर्तमान, कोई उपाय नहीं है। प्रोजेक्ट बना हुआ है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सस्ता अनाज योजना। तो अब ये हमने योजना बनाया तो गलती जल्दी जनता मान रही है। जनता दल बदलू कहती है, दल तो सभी नेता ने बदला है, नाम बताऊं क्या? लेकिन चूंकि सामर्थ के ने दोष गोसाई, जो मुख्यमंत्री हो गया उसका कोई दोष नहीं गिनता है, चाहे वो जितने दाग लग गए हों उन पर। देवेंद्र यादव पर एक दाग नहीं। मैं इतना कह सकता हूं कि हम बेदाग हैं, हमारा काम बेजोर है और हमारा काम बोलता है इस क्षेत्र में। हो सकता है मेरा नाम उनके अनुसार, क्योंकि भावना के सौदागरी में लोग हैं, जातीय गोलबंदी हो चुका है, मैं समाजवादी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है एक तरीके से जो धारा के विपरीत आपने चलने का काम किया? क्या होता है, धारा तो जनता बनाती है। जनता का धारा अभी गोलबंदी है, जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी। पूरे देश आज तबाह है।
हिंदू मुसलमान को फुड़ा करके अलग अलग करके देश को बांटा जा रहा है, वतन को बांटा जा रहा है, मुल्क को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। और जो लोग हमको कहते हैं वो समाज से कट गए हैं। आज समाज में समाज को हम मिला कर हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मैंने इस्तीफा दिया। 3 महीने में कोई त्याग करता है क्या नेता? अपने भाई के लिए कोई त्याग करने वाला है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आपको याद होगा, एक कहानी कहूंगा तो आपको समझ में आएगा जी। हनुमान जी जब गए सीता जी को लाने के लिए लंका, तो परीक्षा पहले तो उसने श्री राम का अंगूठी दिया कि हम असली हनुमान हैं। इसके बाद सीता जी खुश हो गए कि वास्तव में ये हनुमान के भक्त वही हनुमान जी हैं जो राम के साथ हैं। तो उन्होंने अपना माला, मोती का माला निकाल के दे दिया। एक एक माला का गोटी तोड़ तोड़ के फेंकते रहे हनुमान जी। तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया? वहाँ बहुत सारे राक्षसनी और सब लोग थे, ये कौन हनुमान है जो माला, सीता का दिया हुआ माला को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है? देवेंद्र यादव एक एक पार्टी को तोड़ तोड़ के फेंकता रहा, क्योंकि उसमें समाजवाद खोज रहे थे। वो श्री राम को खोज रहा था हनुमान जी, हम तो समाजवाद खोज रहे थे। हमने देखा उसमें समाजवाद नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें व्यक्तिवाद है, इसमें देखा हमने कि उसमें वंशवाद है। हमने देखा सब कि इसमें दूसरी समाजवाद कहीं नज़र नहीं आ रहा है, न शिक्षा कहीं नज़र आ रहा है, न गरीबों की कोई बात उसमें नज़र आ रही है। तो एक एक पार्टी का टेस्ट करते रहे, बदलते रहे, रहते रहे, जब तक हमको लगा ये ठीक है तब तक रहे। जब हमको लगा ये धारा जनता की धारा के साथ नहीं है, अपने धारा के साथ है। खुदगर्ज लोग ने लोगों को पूरी तरह भावना की सौदागरी में बहा दिया है। लोग मूल मुद्दा से भटक गए हैं। पानी, बिजली, रोड, सड़क, शिक्षा, भ्रष्ट, ये सब मुद्दों से लोग भटका करके, आज लोगों को भटकाना आसान है। जो लोग भटक गए हैं वो आज न कल हमारी बात को मानेंगे। अच्छा लेकिन देवेंद्र जी, तब मानेंगे जब उन्हें अपनी हैसियत खत्म कर लेंगे। देवेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने वंशवाद की बात की, आपने जो है ये कहा इशारों में आपने बात की कि आपने एक तरीके से आरजेडी की बात की, जो अभी नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता इसी, लेकिन पार्टी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक एक प्राइवेट, यहाँ गिरोह है, और गिरोह में हम शामिल नहीं होते। हम पार्टी में शामिल थे, जब तक था कोई भी दल तो उसमें हमने काम किया, लेकिन गिरोह में हम साबित होने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, वंशवाद मैं भी 77 से वंशवाद की बात आपने की, बिल्कुल किया हूँ। ये बताइए, आप पर लोग वही लोग आरोप लगाते हैं जिसने आपको सर आंखों पे बैठाया, जिसने आपको पहली बार यहाँ पर जो है 77 में जो है आपको विधानसभा में भेजा, बिहार विधानसभा में भेजा। आप उसके बाद आपने जो है इस्तीफा दिया, आपने जो कर्पूरी जी को जो है आपने सीएम बनाया। आपने समाजवादी नहीं होते तो मैं नहीं इस्तीफा देता। हमको समाजवाद, मैं तो आपको बोल दिया मैं समाजवाद को खोजता हूँ। मेरे सवाल सुन लीजिए, आपने जो है आपने विधायक का पद आपने त्यागा और आपने जो है सीएम बनाया, आपने एक तरीके से आपने इस्तीफा दे करके आप विधान परिषद में फिर चुने गए। आप बिजली लाइन लगा जी, आप सांसद चुनकर गए। आप हॉस्पिटल कैसे बना फुलपड़ा? आप सांसद बने, ये बताइए, इसी जनता ने आपको चुनकर भेजा। जनता का तो मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अब आप जो करता हूँ। जनता ने जो मुझको जितना भी जनमत दिया या विश्वास किया हम पर, एक एक खरा उतरने का मैंने काम किया। उस जनता को मैं आज भी सलाम करता हूँ, जिन लोगों ने 5 बार मुझको अवसर दिया। इस इलाके में 74 साल में किसी को 5 बार मौका नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। और जनता ने जब मुझको बनाया तो मैं नीचे नहीं बना, सीधे केंद्र मंत्री बना और सीधे गरीबों के लिए काम किया हूँ। मेरा काम बोलता है, चाहे गरीबी रेखा के नीचे 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये चावल हो, चाहे NH57 उसकी बात करेंगे, राजमार्ग मंजूर करना हो जी। देवेंद्र जी, 104 NH जो बना है धभी से लेकर चले जाइए, तमाम योजनाओं की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। क्योंकि हमको विधानसभा नहीं लड़ना, हम पार्लियामेंट में चुनाव लड़े थे। तो जो नौजवान 2002 में लाठी खाया, चाहे हमारा बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, अभी एक उदाहरण बताइए, जो लोग बसबान चलाते हैं उसका बेटा कभी लाठी खाया हो दिल्ली में जंतर मंतर पर, वो भी बाढ़ सुखाड़ में 2002 में, वो फोटो है, आप सबूत देखिए ना। उसके पास संघर्ष करके बढ़े ना, वहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन एक ही परिवार में 5 ठो नेता, इतना उर्वरा शक्ति हो गया कि एक ही परिवार में 6 ठो नेता पैदा हो गया। और गांव के जो गरीब आदमी जो समर्थन करता है, जो वोट देता है, उसमें कोई नेता पैदा नहीं होता है। आश्चर्य है, इतना उर्वरा शक्ति हो गया। जन राजनीति का घटता है दायरा, अब जनता के हाथ में राजनीति नहीं है। मानसिक रूप से लोग कहीं न कहीं गोलबंद हो गए हैं, इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। नेता विहीन हो चुके पूरा इलाका। पता लगाइए, कोई घटना हो, कोई काम हो, कहीं मिलता है कोई?
नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि मैं भी पंचायत चुनाव आपके पंचायत में आपके इलाकों में घूम रहा हूं। वो कहते हैं कि देवेंद्र यादव जी बहुत गौरव है, साख बचा है किसी का। सब कहते हैं कि देवेंद्र यादव जी धाकर नेता हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा आप पर आरोप जो लगता है, जिसकी बात हम नहीं करते हैं, सबसे बड़ा आरोप यही है कि हम जातीय गोलबंदी में नहीं फंसना चाहते हैं, समाजवादी गोलबंदी बनाते हैं। इसलिए इस बार भी समाजवादी गोलबंदी बनाए थे, लेकिन आप हुआ हमारा आप पर आरोप तो ये लगता है कि आप चूंकि माई समीकरण के बदौलत जो है मुस्लिम और यादव समीकरण की गोलबंदी करते रहे और जीते रहे। वोटर चाहिए, वोटर। माई समीकरण का इन लोगों को वोटर चाहिए, माई समीकरण का लीडर नहीं चाहिए। इसलिए लीडरलेस हो गए लोग। अब नेता है क्या इनका? ये वोटर है, वोटर। तो उनको भी नेता जो इनका है तो उनको वोटर चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा डिफरेंसेज होता है। भाई जो लीडर 30 साल में बनता है नेता, एक दिन में कोई बना है क्या? वो जेल गया, मैं मिसा में नहीं गया था क्या? हाँ, हम सामरथ के निर्दोष गोसाई सीएम वाला पद पर नहीं गए, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने, काम करते रहे। 1 साल में मेरा कई मुद्दों समाजवादी नेता को मैंने कहा था प्रधानमंत्री बनाओ, किसको? मुलायम सिंह को। कोई जात के हिसाब से नहीं, समाजवादी लीडर था और समूचा देश उसको सपोर्ट किया था, लेकिन अकेले नहीं बनने दिया। अच्छा देवेंद्र जी, लोगों को, इन खुदगर्ज लोगों को आगे और मालूम होगा। हम तो चाहते हैं अभी 3 बार हराया है, 5 बार हरा कर अपना गुस्सा शांत कर लें लोग, ताकि हम उनका कर्जदार नहीं रहे। हम चाहते हैं कर्ज मुक्त होना। अच्छा ये आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ा आपके पास जो जनाधार था, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको इस इलाके में चूंकि मुस्लिम और यादव बहुत बड़ी संख्या में हैं और एक जीत और हाथ के लिए जो है वो एक बड़ी बड़ी रणनीति तय करते हैं। आप ये समझिए कि जिन आप कहते हैं कि आपने जो है एक तरीके से जो फूड सिक्योरिटी बिल है, अभी जो 2 रुपए किलो अनाज और 3 रुपए किलो जो मिलता है, आप ये कहते हैं खाएगा मेरे खिलाफ बोलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? क्या योजना है? चूंकि एक बार आप बताइए उन लोगों को जो आप कहते हैं कि मेरा ही खाएगा, मेरा ही विरोध करेगा। हाँ बिल्कुल, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए चावल, ये कोई मेरा नहीं है। भारत सरकार में जब मंत्री था मैं, तो उसमें देवगौड़ा जी का भी बहुत योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से पास हुआ और सदन में इसको रखा गया। पूरे देश में ये लागू है 23 फरवरी 1997, जिसका ये सबूत है। ये है सबूत, ये 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए चावल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में चल रहा है। आज कोरोना में वो वरदान साबित हुआ है। ये जो योजना है, ये योजना जो है गरीबों की योजना जो है वो आपने जो है वो देवगौड़ा जी के समय में आपने सांसद से पास कराया था। पास कराया, जो आज चल रहा है। आज यदि मुंह का निवाला कहीं है किसी को, मर्जी की आजादी भी इसमें है कि आदमी एक शाम कमाएगा, एक दिन कमाएगा और 7 दिन तक खाते रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी दीपावली तक जिस योजना को लेकर के कहा है कि गरीबों को फ्री में अन्न मिलेगा, वो एक तरीके से उसकी आधारभूत पहले से मंजूर है, तभी तो दे रहा है। बिना मंजूरी से देता कैसे? लाल कार्ड किसका बना हुआ है? लाल कार्ड जो अभी चल रहा है, बीपीएल कार्ड जो चलता है, एपीएल बीपीएल, ये सारी योजना इसमें निहित। नंबर 1। नंबर 2, आप जो कहते हैं हम जनता के खिलाफ नहीं है। जनता को आज न कल हमारी बात को जनता मानेगी, अभी नहीं मानेगी, क्योंकि अभी भावना के सौदागरी में फंसा हुआ है। भावना की सौदागरी में फंसने से मूल मुद्दा जो उनका है, पानी का, बाढ़ का, सुखाड़ का, गरीबी का, बेरोजगारी का, इससे भटक चुका है। मूल मुद्दा भावना का मतलब क्या है देवेंद्र जी? वो अपने जनता को भटकाना आसान है। किस आधार पे क्या भटका रहा है? लोग बेरोजगार कर दिया, सारे जगह चीनी मिल बंद है बिहार में, जिससे गन्ना किसान को आप पूछाइए, लोहट में चीनी मिल, इसी मधुबनी जिला में सकरी चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल था, तीनों बंद हो गया। कपड़ा, अभी पेपर मिल था, अशोक पेपर मिल दरभंगा में, वो बंद हो गया। ये किन के राज में बंद हुआ? 30 साल का आप देख लीजिए, एक एक कारखाना बंद हो गया, एक सुई का कारखाना नहीं लगा। इसीलिए हमारे लोग पलायन कर गए। मजदूरों का इतने बड़े पैमाने पर जो पलायन दूसरे राज्यों में है, और वो कोई जब भी आता है, अभी कोरोना में आना पड़ा तो क्या कष्ट भोगना पड़ा। बहुत लोग बोलने लगे पलायन पलायन, और उस मिलों को चालू रखना चाहिए था। ये सारे मिल एक एक करके बंद हो गया। एक काम थोड़े हुआ। बाढ़ सुखाड़ में अस्थायी समाधान में हमने लड़ा, जंतर मंतर प्रदर्शन किया, जिसमें ये लड़का आलोक भी था, जो आपके सुपुत्र हैं आलोक कुमार यादव। ये था 2002 में, तो फोटो इसका तो आप देख सकते हैं ना, सबूत है। तो ये लड़का 15 साल मेहनत करेगा, इसके बाद भी राजनीति में नहीं उतर पाएगा।
अच्छा, ये क्योंकि बताइए मेरा लड़का जी, है जी। इसलिए अपराध है। नहीं कोई भी लड़का होता है। देवेंद्र जी, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आपने ये कहा कि लोग भावनाओं में बह गए हैं, कोई जाति के नाम पे गोलबंद हो गया है, कोई धर्म के नाम पे गोलबंद हो गया। और बड़ा शक्ति हो गया। आप ये बताइए, एक परिवार में एक आदमी पैदा हो जाए ठीक है, देवेंद्र नेता एक ही परिवार। देवेंद्र जी, आप जनता की बात तो सुन लीजिए। वही जनता कहती है कि चूंकि जो बहुत सारे आपके सिद्धांत से समझौता नहीं करता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत समझौता नहीं किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी सिद्धांत से समझौता नहीं किया था। ऐसे भी समाजवादी थी। समाजवाद का मुखौटा लगा के लोग सिद्धांत से समझौता कर जलन देखिए इस सभी मैं कह रहा हूँ पिछड़ों में डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ। तेजस्ता जितनी पैदा नहीं हुई उतनी जलन पैदा होगी इस बिरादरी में, इसलिए इसका सर्वनाश हो रहा है। जबकि ये कमाने खटाने वाला आदमी है, दौलत पैदा करता है, खेती करता है, कृषि में लगा हुआ लोग है, और उनके दिमाग में कितना कूड़ा करकट भरा दिया। ये दिमाग में कूड़ा करकट जब तक नहीं निकालेगा तो समाज के सब लोग कैसे जुड़ेंगे? समाज से क्यों अलग हो गए दोनों? जिनकी चर्चा आप करते, मैं नाम नहीं लेता हूँ, समाज से कट चुके हो। जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने इनको समाज से काट दिया। अब ये नफरत लोग कर रहे हैं, दूसरी बिरादरी के लोग। देवेंद्र यादव से नफरत नहीं करता है व्यक्तिगत, इसीलिए कि मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया था। मैंने किसी से जातीय आधार पर भेद नहीं किया है, न दुराव रखा है, मैंने सबका सम्मान किया है। नहीं, इसमें तो और उन जनता का भी जो लोग हमको सपोर्ट किया उनको भी मैं सलाम किया। ये मैं चूंकि पंचफोरना एक बड़ी बिरादरी है, अब मैं यहाँ इस इलाके में घूमता हूँ तो इसको कौन खराब कर दिया? लाठी में तेल कौन पिलाया? मैं आपसे पूछता हूँ, हमसे सवाल छोड़ दीजिए। लाठी में तेल पिलावन रैली किसने किया है? जिसके साथ ही लोग हैं। लाठी में तेल तो उनको भी तेजस्वी यादव, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने फिर 2020 का चुनाव हुआ। अच्छा चलिए मैं नहीं, आखिर मैं उस आप ही की बात को कह रहा हूँ। 2020 में आखिर उनको सर्व समाज, उनके पिताजी की बात करिए जो मेरे साथ रहा जी। 77 में भी जीता, उनका पिताजी भी जीत गया था वहां से सोनपुर से। अच्छा। उनकी बात करिए, बाल बच्चों की बात हमसे मत करिए। नहीं, मैं पार्टी की बात में कह रहा हूँ, आरजेडी की बात में कह रहा हूँ। आरजेडी है नहीं, मैं कह रहा हूँ आखिर उनको सर्व समाज पे लौटना पड़ गया। मैं ये कह रहा हूँ 2020 में, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं। कहाँ लौट रहा है? इतना आसान बुझ रहे हैं क्या? एक बार आप पत्थर चला करके लाठी में तेल पिला लीजिएगा, तुरंत लौट जाएगा। ये तो धोखा, एक्सीडेंट। प्रयोग करिए, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। वो भी टाइम लगेगा कि नहीं, आपका नेचर देखेगा सब। जब तक समाजवाद पे नहीं लौटेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। समाजवाद छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। न पूंजीवाद अभी देश में लहरा रहा है मोदी जी। पूंजीवाद विकल्प नहीं है इस देश में। साम्यवाद तो देखिए कि बहुत प्रयोग हुआ साम्यवाद का। समाजवाद आने वाले दिन में केवल समाजवाद ही विकल्प है। इसका कोई दूसरा विकल्प, दूसरा दर्शन, दूसरा फिलोसफी नहीं है। आना होगा सबको, आज न कल समाजवाद आएगा। इसलिए मैं छोटा सा दिया जलाकर समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का भी रखा हूँ। हो सकता है छोटे से दिए में प्रकाश जनता को काम है। अच्छा देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और आप चूंकि इस लोकसभा क्षेत्र, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र को जब आप जो है सिर्फ राज्य के ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं, आप कई जगह जो है बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना है। एक वक्त ऐसा था कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए थे और बड़ी चर्चा होती थी, जो है जो हमने पढ़ा है, लोगों ने कहा है। आखिर आपको कहाँ लगता है कि चूक हो गई, और आपको लगता है कि शायद वो कुछ बात जो है वो कहनी चाहिए जनता से, और उसको लगता है कि कुछ बेहतर किया जा सकता है? अब उस समय जो भी चर्चा चल रही थी वो सब कारण है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जब आदमी खुद भी उदार नहीं है, सबको जोड़ने का मन नहीं है, एकांगी चलने का मन बना लेता है, तो एक दूसरे से दूरी हो गई। मैंने 65 आदमी का नाम बता सकता हूँ मैं समीकरण में, और माइनॉरिटी में 20 आदमी का। 20 जो नेता थे, लीडर थे। लीडर नहीं चाहिए, वोटर चाहिए केवल। अब लीडर हो गए तो परेशानी होगी। अच्छा, जिस लीडर तो हम अपने मन से कोई बना नहीं दिया। हम 74 आंदोलन में और मोमेंट में आए। अब जिस 20 अल्पसंख्यक समुदाय की बात कह रहे हैं, यहाँ मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, पंचायत चुनाव में भी है, मैं विधानसभा भी मैंने कवर किया इस पूरे क्षेत्र में, और लोकसभा भी कवर किया है मैंने। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी, जो मुस्लिम बिरादरी है, वो भी पासमानदा, और उसमें भी जो है एक तरीके से फ्रैक्शंस में देख रहा हूँ। यहाँ पर भी वो जातीय जो है भावना जो है उनमें बहुत जो उबाल मार रहा है। पूरा करकट भर जाएगा दिमाग में, समाजवाद का विचारधारा दिमाग से निकल जाएगा, तो यही सब होगा जो। अच्छा, समाजवाद क्या है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? देवेंद्र यादव जी का समाजवाद क्या है? समाजवाद यही है, समाज में सभी वर्गों को जोड़ के रखना। समाजवाद का मतलब है हर प्रकार की गैर बराबरी के खिलाफ मुखालफत का नाम ही समाजवाद है। समाजवाद में जात नहीं है,
चलो जमात की ओर। मैंने इसका प्रयोग किया था 77 में, चलो जमात की ओर, और सब लोग थे साथ। 90 तक सब लोग साथ रहे, 95 तक। 95 के बाद बिखराव आया है। बिखराव किन कारणों से आया है, ये तो रिसर्च करने का जगह है। एक अनुसंधान करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। नहीं, इसीलिए कि समाजवाद का मतलब ही है समाज के जात नहीं जमात चलेगा। अच्छा, यहाँ लोग देवेंद्र जी, चलाने वाले लोग आपने हमसे जो भी लोगों को एतराज है समाजवाद के कारण। अच्छा क्योंकि मैं समाजवाद के चलते ही, समाजवाद के रिसर्च या अनुसंधान के चलते ही हमको पार्टियों से भी अलग होना पड़ा। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात, देवेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और ये मैं भी समाजवादी नेता के लिए मैंने इस्तीफा दिया। लास्ट में मैं मुलायम सिंह का नाम रखा था प्रधानमंत्री। समाजवाद शुरू में, अंत में लड़ाई का कारण ये भी रहा है, समाजवादी विचारधारा को इन लोगों ने 100 फीट नीचे गाड़ दिया है। समाजवादी मुखौटा लगा के, आश्चर्य होगा आप, मुखौटा समाजवाद का है और काम है व्यक्तिवाद का। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत आइडियल है आज के समय में। एक तरीके से ये संविधान के जो पन्नों की बात आप कर रहे हैं, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात लिखी है। आपकी क्षेत्र में जब मैं इस इलाके में घूमता हूं तो राजनीति धुरी जो है वो 3 बिंदुओं पर जाके टिक गई है। एक यादव, एक मुस्लिम और तीसरा पचफोरना। ये 3 धुरी में ये यहाँ की राजनीति घूम रही है। अंबेडकर साहब ने सबका मान बराबर कर दिया था, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, चाहे रंग हो, सबको एक ही वोट का, मैंने सबका मूल्य वोट में एक ही है। सबको बराबर अधिकार की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। अम्बेडकर साहब ने 1949 में कहा था, जब ड्राफ्ट संविधान का ड्राफ्ट करके दे रहे थे ड्राफ्ट कमेटी को, उस ड्राफ्ट करके वो दे रहे थे संविधान सभा को, जिसमें 200 लोग मेंबर थे विचार करने के लिए। उस समय उन्होंने एक आगाह किया था, एक तरह से उनको शंका हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था उस समय, यह देश अभी सेकुलर नहीं हुआ है, यह देश अभी लोकतांत्रिक नहीं हो पाया है। पता नहीं ये हमारे संविधान में जो दिए गए चीज है, उसमें यदि कोई आगे चलकर भी कोई इससे नुकसान होगा तो संविधान का दोष नहीं होगा। यहाँ के देश के जो चरित्र भ्रष्ट लोग हैं, जो जातीय में गोलबंदी में चले जाएंगे, जो धार्मिक गोलबंदी में चलेंगे, उसके चलते संविधान का नाश है। संविधान को तो कचरा निकाल दिया। जो मूल संविधान था उनको कितना संशोधन हुआ। अच्छा, देवेंद्र जी आपने संविधान की बात की, ये बताइए कि अभी जो एक तरीके से नीतीश कुमार सीएम है और आपके क्षेत्र में एक तरीके से पचफोरना या फिर कहें कि पिछड़ों की जो नई राजनीति शुरू हुई है, आप ये देखिए सांसद विधायक नए नए समुदाय से बन करके आ रहे हैं, इससे समाजवाद मजबूत हो रहा है या आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीति को? ये तो प्रयोग है, प्रयोग होता रहता है। लोकतंत्र में प्रयोग को आप नहीं रोक सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। और बिहार तो खास करके प्रयोग स्थल है। कभी जेपी मूवमेंट हुआ था, कभी बीपी सिंह निकले थे, हम लोग पार्लियामेंट में गए थे। ये प्रयोग है, अभी प्रयोग चल रहा है। पचफोरना समाज एक तरीके से जागृत हुआ है और कई सारे लोग लीडर बन के उभर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो नहीं सोए हुए लोग हैं उनको जागृत होना चाहिए अपने अधिकार के लिए, हक के लिए। ये तो अच्छी बात, अच्छी शुरुआत, हम इसको बुरा नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। समाज में सब लोग जगह अपने अधिकार के लिए, अपने हक हकूक को समझे, संवैधानिक अधिकार का, क्योंकि नागरिक होने की हैसियत कोई समझ रहा है तो अच्छी बात है। अब तो नागरिक होने की हैसियत लोग खो रहा है, गुलामी की ओर जा रहा है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं तमाम ऑक्सीजन खोजने लगता है हॉस्पिटल में। अरे दिए हो जय श्री राम के नाम पर, तो वो तो बनिए रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए गारंटी कराओ ना। जो सरकार वोट मांगने के लिए जो पार्टी आती है उनको कहो कि हमारा ये सब बुनियादी समस्या की गारंटी करो। ये तो जनता एक बार और जानना चाहती है। देखिए, चूंकि आप जो है केंद्र में आप मंत्री रहे हैं और बड़े पद पे रहे हैं, आपको संसद में भी जो है बड़ी भूमिका पार्टी के द्वारा दी गई। आप जेडीयू में रहे, फिर आरजेडी में आए, फिर जो है आपने जो है फिर आप जो है आपने छोड़ दिया और फिर बाद में आप जेडीयू में अपने पार्टी की विलय भी कर ली थी आपने। लोग यही कहते हैं कि आप एक खंबा या एक पिलर थाम कर क्यों नहीं रहते, या अगर आप ये बात जो है ये कह रहे हैं लोग बार बार। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमको विचारधारा में जब फर्क होने लगता है तो हम आप सिद्धांत से जो समझौता नहीं करेंगे तो उनको तो कई परेशानी होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट और संयुक्त सोशलिस्ट उनको भी बनाना पड़ा था। जनता पार्टी में हम सब लोग थे, बाबू नीतीश कुमार जी, बाबू लालू प्रसाद जी, सब लोग थे। क्या हो गया इसके बाद? लोकदल कैसे बन गया, जनता दल कैसे बन गया, दमकिपा कैसे बन गया? एक घटनाक्रम कोई मेरा है क्या? हाँ, हमने कुछ ज्यादा कर दिया होगा, चूंकि देखा जब आदमी खुदगर्ज हो गया, समाज का समूह का चिंता नहीं करता है, सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, तो मैंने जरूर अलग किया। लेकिन सवाल है जो
मैं दिल तो मेरा नहीं बदला, जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। मैंने अभी भी आपका दिल जो है वो झंझारपुर लोकसभा की जनता के लिए धड़कता है आपका। अभी अब बड़ी रेल लाइन कैसे यहाँ स्थापित हुआ, आप जाकर देखिए, किसने वहाँ शिलान्यास करके 395 करोड़ रुपया भारत सरकार चलिए हम विकास की भी चर्चा करेंगे। एक दो सवाल और है जो जनता आपसे जानना चाहती है। ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने पुत्र मुंह में जो है विधानसभा 2020 का चुनाव है, उन्होंने अपने पुत्र को उतारा और इन्होंने जो है, आप ये देखिए कि जनता ने जो है एक तरीके से 5वें पायदान पर आपके जो है आलोक कुमार यादव, आपके जो पुत्र जो है वो उन पोजीशन पर हैं। इससे पहले जो है आपके आलोक कुमार यादव से ज्यादा वोट जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश गुप्ता है वो ले आता है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने आखिर इतना जनाधार आखिर कैसे खो गया एक सांसद का, और जो एक तरीके से सीएम कैंडिडेट का कभी एक तरीके से प्रत्याशी रहा हो। जब भावना की सौदागरी होगी, जब भावना के सौदागर लोग बहुत हो गए हैं, तो उसमें तो जनधार, जो संघर्ष करने वाला है, सिद्धांत पर लड़ने वाला, उसको तो जनधार घटेगा ही। ये तो कॉमन बात है। अच्छा, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि आपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी थे AIM के, तो क्या आपको लगता है कि इस इलाके में उनकी वजह से सबसे बड़ा को आपको चोट पहुंचा, लोग में गलत मैसेज गया आपको उसके साथ अलायंस करने का? बताइए 5 सीट कैसे निकल गया, बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मिला है। पूरे सीमांचल में जो 5 AIM का ओवैसी साहब का MLA जीता है, वो उनका विरोध इन लोगों से नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, विरोध है बीजेपी से। बीजेपी को हरा कर जीते हैं लोग, सेकेंड पोजीशन इनका नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम उसका परवाह, हम ज़हनी तौर पर सेकुलर हैं। संविधान में जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो सही माने में हम ज़हनी तौर पर सेकुलर हैं। आप तो सेकुलर मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन यहाँ की जनता जो आपका वोटर है, कोर वोटर रहा है, वो उसको उस तरीके से नहीं देखता। कुछ लोग सियासत के लिए सेकुलर है देश में, और हम ज़हनी तौर पर सेकुलर है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा हमको। सिद्धांत पर अड़े रहने वाले आदमी को, कबीर साहब को भी बहुत खोना पड़ा। अब उस रास्ते पर चलने वाला डॉक्टर लोहिया एक ही बार मात्र 62 में जीत सके, अंबेडकर साहब सब बार चुनाव हरा दिए गए। इतिहास तो बनेगा ही। मुझे विश्वास है कि मैं सामयिक जस के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ऐतिहासिक जस के लिए लड़ रहा हूँ। ये लोग तात्कालिक जस में कूद रहे हैं, कूदने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं वो भी मेरे ही आदमी है। अच्छा। उनको एक बार प्रयोग करने दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन लौट के सफल हो जाए तो अच्छा है, नहीं कहीं उसमें भी सफल हो जाए, भावना की सौदागरी में, जातीय गोलबंदी में, धार्मिक गोलबंदी में, सांप्रदायिक गोलबंदी में कहीं सफलता मिल जाए। सत्ता, देखिए अब कोई सिद्धांत गांधीवाद अभी जो है, न गांधीवाद है न समाजवादी लोग चलने दे रहा है, अभी सत्तावाद का खेल चल रहा है। इसलिए सभी जगह मिलावटी है, मिलावट का खेल हो रहा है। कोई सिद्धांत कोई पार्टी को नहीं है, सब पार्टी मिल करके गठबंधन मिलावट बनाता है। वो मिलावट में मिलावटी सामान हम कहते हैं हट जाइए, हम मिलावट नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको तो भुगतना पड़ेगा। आप कहते हैं पुत्र मोह की बात में मैंने आपको समझा दिया था कि नौजवान जो भी संघर्ष करेगा, चाहे हम लोग हमारा हो चाहे दूसरे का हो, उनको मौका मिलना चाहिए। जेल गया हो, लाठी खिया हो, आंदोलन करता हो जनता के लिए, उनको कोई अधिकार खत्म नहीं हुआ है चुनाव लड़ने का। चलिए अब बात आते हैं दूसरी बात पे, आपका विकास की बात करते हैं। आपकी ये बताइए कि आपकी कौन कौन सी बात थी, चूंकि हम आपकी बात आपकी करते हैं, कि आप जब केंद्रीय मंत्री थे आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, वो बताइए जनता को। सबसे बड़ी उपलब्धि है 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। क्या नाम था उस योजना का? योजना का नाम था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सस्ता अनाज योजना, APL BPL लाल कार्ड योजना। नंबर 2, मैंने असंगठित मजदूरों के लिए हर एक ब्लॉक में आप चले जाइए, जो भी पंजीयन करेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्मार्ट कार्ड मिलता है। स्मार्ट कार्ड जो बना लिया है उसको 30,000 रुपया जब उसके घर में ऑपरेशन होगा, गरीब लोगों को, मजदूर जिसके पास पैसा नहीं है, उनको 30,000 रुपया देगी भारत सरकार। उसमें से 25% स्टेट गवर्नमेंट का भी मैचिंग ग्रांट है। नंबर 2। नंबर 3, NH नहीं था, यहाँ 2.5 घंटा लग जाता था दरभंगा जाने में। क्या आपके पास कोई है कि आप पूरा आप जो दावा कर रहे हैं, ये तो कोई और दावा कर रहा है कि हमने बनाया, ये तो कहते हैं कि देवेंद्र यादव जी की देन ही नहीं है, NH हो चाहे कुछ और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हो। जवानी बोलता ही नहीं, ये इसका पढ़ लीजिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में तारीख देख लीजिए, 31 मार्च 1997। अब इससे बड़ी कोई सबूत होगा? 97 में ये सड़क मंजूर हुआ, जो बना 2003 में।
आप ये कह रहे हैं जो NH-57 बना है ये 1997 में पास हो गया था। देख लीजिए ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अजब प्रमाण के सामने, साक्ष्य के सामने दूसरी मुंह जुबानी बात करने की क्या जरूरत है? जहां प्रमाणिक है, प्रमाण है, सबूत है, ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार। दूसरा ले लीजिए 104 जो नरहैया सड़क जुड़ती है, चले जाती है मोतिहारी तक, तो ये जो जा रही है सड़क, जो यहाँ से लौकी जाएगी, लौकी के बाद लौखा होते हुए, लदनिया होते हुए, जयनगर होते हुए चली जाती है मधवापुर, उमगांव होते हुए, और उस जाती है वहाँ सीतामढ़ी तक। तो सीतामढ़ी के इस रोड को नोटिफिकेशन का आप तारीख देख लीजिए, ये है 27 फरवरी। आप ये देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कब ये रोड मंजूर हुआ, और उसमें इसमें नोटिफिकेशन, ये भारत सरकार का राजपत्र है, मैंने गजट है। ये भी झुठला दोगे क्या? सच है ना, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सबूत के साथ बोल रहे हैं कि ये सब आपके साथ है। ये ले लीजिए, मैं आपको भी सबूत के लिए दे सकता हूँ। तीसरा ले लीजिए भूतही बलान का पुल, सबूत के साथ। ये भूतही बलान पुल में 24 करोड़ 66 लाख रुपया मंजूर करके मैंने, TR बालू मेरे दोस्त थे, मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उससे मैं कैबिनेट, ये मैं 2009 में पार्लियामेंट में था, उसी समय इसको मंजूर कराया, और ये पुल बना, इसके बाद ये रोड बना है। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहता तो पैसा नहीं मिलता उस रोड का। इस इलाके का पूरा शोक रहा है बलान नदी। राष्ट्रीय राजमार्ग का मिनिस्टर का कहना था, तत्कालीन मंत्री TR बालू का, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप पुल नहीं बनाएंगे तो आपको ये धभी तक का पैसा नहीं मिलेगा रोड का। पुल बन जाएगा तो 2009 के बाद रोड भी बन जाएगा। तो मैंने पहले पुल का मंजूरी कराया, जो ये चिट्ठी है आप ले देख सकते हैं, ये बना पुल। इसके बाद आप ले लीजिए जो मेरा अधूरा योजना है, रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, 395 करोड़ रुपया मंजूर किया, मैंने शिलान्यास किया। झंझारपुर से लौखा की बात कर रहे हैं, लगा हुआ है। हाँ, झंझारपुर में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं सबूत। मैंने शिलान्यास किया बड़ी रेल लाइन का, सकरी से झंझारपुर, झंझारपुर से लौखा, और झंझारपुर से फिर निर्मली बड़ी रेल लाइन, जिसमें 395 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। जो कुछ पुल उल बना अभी भी ऑन गोइंग है, माने ये स्कीम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि इनको 3 साल में पूरा होना था। तब तक मैं पार्लियामेंट से हट गया 2009 में। इनको 3 साल ही टाइम था, 3 साल में पूरा हो जाना था। अभी कई साल हुआ? 11 साल हो गया। 11 साल में टुकरम टू हो रहा है। ये बताइए कि झंझारपुर से निर्मली की रेलखंड तो माने बहुत तेजी से काम चल रहा है। नहीं, ये तो अपन ही जगह, चूंकि फारबिसगंज जाना है उसको, जी। आगे का प्लान जुड़ गया, इसलिए वो तेजी से बन जाएगा। ये लौखा रूट, झंझारपुर से लौखा रूट में क्यों उदासीनता है? क्योंकि आपका क्षेत्र है, समझिए, जबकि बॉर्डर रोड है, लौखा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और वो अभी तक वैसे ही कुछ जो पुल उल हुआ वैसे ही पड़ा हुआ है। बड़ी लाइन मंजूर है उसमें, क्यों रुका हुआ है ये काम? क्योंकि आप तो क्षेत्र के पूर्व सांसद, आप सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको जानकारी तो होगी। वो अभी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा उनको, लोकसभा में उठाना चाहिए इस नोटिफिकेशन कि क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको मंजूर है, सिर्फ राशि मंजूर कराना है, काम करवाना है, इतने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कराना है, सिर्फ कुछ स्वीकृत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी स्वीकृत है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्वीकृत है। बड़ी रेल लाइन का अमान परिवर्तन का, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अमान परिवर्तन बोलते हैं उसको। ये ऑलरेडी गेज कन्वर्सन का पास है, पारित है। अच्छा, एक आरोप जनता ये कहती है कि ये लाइन जो है झंझारपुर से लौखा इसलिए नहीं बन पा रही है खुटौना होते हुए कि चूंकि यहाँ से इस पूरे इलाके में एक संगठित बस जो है चलती है दिल्ली और NCR के लिए। छोटी छोटी बातों पर मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब मंजूर प्रोजेक्ट है तो इसमें कहे ना दबाव देते हैं कि जो ताकत में है, जो प्रतिनिधि है, वो अपनी ताकत दिखावे, इस क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठावे। प्रखर आवाज क्यों नहीं उठती है इसके लिए? चूंकि ये स्वीकृत योजना है, नया योजना तो मंजूर नहीं करना है। एक और स्वीकृत है जी, रेलवे लाइन जो चलेगा सीतामढ़ी से लेकर के और बथनाहा, इसके बाद आप चले आइए सोनबरसा, और सोनबरसा के बाद इधर सुरसन चलिए, भीठा मोड़ चलिए, भीठा मोड़ से चलिए चुरूट, इसके बाद साहरघाट, फुलहर, उमगांव, बासोपट्टी, बैरिया, जयनगर, जोगिया, खाजेडी, लदनिया, ललमनिया, लौखा बाजार, मझौरा, लौखी, लक्ष्मीपुर, नरहैया, निर्मली। यह जो रोड है, ये रेल लाइन छोटी रेल लाइन है। इसमें जगह जगह आपको
हॉल्ट भी और स्टेशन है लौकी में और लदनिया में रेलवे स्टेशन, ये सभी नोटिफिकेशन ट्रैफिक सर्वे करके ये निकला हुआ है। आज तक 187.36 किलोमीटर का यह रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन पर एक दिन भी आवाज़ नहीं उठ रही है। ये ऑनगोइंग स्कीम है, सिर्फ इसमें पैसे डालने हैं ताकि ज़मीन जो लिया जाएगा किसानों से, ज़मीन जो एक्वायर किया जाएगा उस पर उनको मुआवजा देना होगा किसान। आप सड़क पे क्यों नहीं उतर देवेंद्र जी? आप सड़कों की राजनीति आपने की है, आपने इतनी सारी विकास योजनाओं की बात की, अब आप चूंकि ये जनता आपकी है, क्षेत्र आपका है, आप रोड पे क्यों नहीं उतरते? मैं रोड पर उतर गया हूँ। आपको क्या लग रहा है? आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या रोड पर नहीं उतर रहा हूँ? कराना नहीं रहता तो हम कब नहीं उतर गए होते। आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं। 23 दिसंबर को मधुबनी में किसान दिवस के दिन सारे मामले उठाए जाएंगे। 23 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा और उसके लिए अनुमति मांगा जा रहा है। अब देखिए, ये तीसरा लहर नहीं आया तो सफल हो जाएगा। एक बात और आया तो प्रोटोकॉल, तो कोरोना प्रोटोकॉल को तो हम लोग तो नियम कायदा वाले लोग हैं, प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हैं। एक सवाल ये, फुलपरास है, अनुमंडल है, यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ है, लोग यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। इसकी बहुत बड़ी कानून व्यवस्था एक बड़ी वजह है यहाँ की, जो विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि फुलपरास का विकास कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। ऐसा सवाल उठा रहे हैं, जब मैंने मूल सवाल उठा दिया कि बिहार के जो उद्योग थे उसको ठप कर दिया लोग 30 साल में, बंद हो गए एक एक करके, कोई किसी ने सुधी नहीं लिया। अब आप एक अनुमंडल का विकास की बात कर रहे हैं। अनुमंडल, हम अनुमंडल किसने बनाया पता करिए। इस अनुमंडल बना कैसे, स्थापित कैसे? सिंचाई भवन था, वहाँ सिंचाई का पूरा एग्जीक्यूटिव का ऑफिस था, उसको कन्वर्ट किया गया। इसमें कौन लोग योगदान दिए? एक काम बताइए। हमारा तो काम बोलता है, जिनका काम नहीं बोलता है, सिर्फ गोलबंदी में पड़े हुए हैं, भावना की सौदागरी में। उनको पूछिए ना, कोई कामों है क्या? एक काम पूछ दीजिए, मैं मान लूंगा लोहा। मैंने अपने उन लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों के समर्थन से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, मुझे अवसर दिया। अब अंतिम बात कह दूं मैं आपको, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आया। मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो आप समझ बहुत सोचिएगा। अब अंतिम करो, अब इसके बाद नहीं बोलूंगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आया। जनता का सौभाग्य है झंझारपुर क्षेत्र का कि मेरे जैसा खटने वाला मजदूर मिल गया उसको 5 बार विकास करने वाला। आपने तो बीएससी किया, साइंस के स्टूडेंट रहे। साइंस के स्टूडेंट रहे, लॉ भी किए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आ गया। सपना दिखा दीजिए, आकर्षक नारा दे दीजिए, झूठी आशाएं दे दीजिए और जीत लीजिए। और नहीं, उससे नहीं बने तो जात के झोंझ में फंसा दीजिए जनता को, जात में और धर्म में बांट दीजिए, जीत लीजिए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आया, मेरे जैसा लोग। लेकिन इस जनता का, क्षेत्र के जनता का सौभाग्य है कि मेरे जैसे लोगों को जिताकर अवसर दे दिया काम करने का। ये उनका सौभाग्य है। ये कहीं ऐसा तो नहीं, आपकी पीड़ा तो नहीं है कि जनता चूंकि लगातार आप हार रहे हैं, पुत्र भी हार गया? सौभाग्य है कि मुझको समय दे दिया उन्होंने काम करने का, जिता दिया हमको, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं उनका नतमस्तक हूँ उनके प्रति। मुझको ये आपकी पीड़ा है कि आप चूंकि अवसर तो दिया हमको काम करने का 5 बार, और जब काम किया तो एक एक चीज हमने कर दिया जितना संभव। मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया था पूरे इलाका का, कैसे कनेक्टिविटी होगा रोड का, कैसे NH बनेगा, कैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 लेन आएगा, यहाँ कैसे प्रधानमंत्री सड़क बनेगा। हमने सारी कनेक्टिविटी करके कैसे रेल नया आएगा, सारा प्लान कर लिया था। अभी हमारा कोसी इलाका में रेल अधूरा है, ये किसनीपट्टी से लेकर घोघोपुर तक वो मंजूर है। मैंने आपको ये लगता है ये अब सही समय है, क्योंकि अब बहुत सारे फंड, वर्ल्ड बैंक से भी फंड आ रहे हैं, तमाम तरह के फंड आ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का जो है कायाकल्प किया जा सकता है। अच्छा सवाल आपने उठा दिया। गाँव में आप घूमते हैं, आपको बहुत अनुभव होता है। वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला था स्टेट ट्यूबवेल लगाने के लिए। एक स्टेट ट्यूबवेल चालू हो, मैं कहता हूँ मुझे दर्द नहीं है। चुनाव जीतने हारने का मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, लड़ते रहूंगा। जमीन पकड़ आदमी हम हैं, हमको कोई परवाह नहीं है हारने से। जनता की मर्जी है, लोकतंत्र है, जनता के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं जनता को अपना मानता हूं। एक आज समझे कल समझे, लेकिन मेरी बात को समझेंगे जरूर, ये मुझको भरोसा है। इसी विश्वास पर मैं राजनीति में लड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, जो आप सवाल उठा रहे थे, अभी क्या उठा रहे थे आप? जी, हम उसकी अब अंतिम सवाल इंटरव्यू के अंतिम ये कॉलम में है। ये बताइए कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप? अरे अभी पूरा देश भर के एक विपक्ष को हम चाहते हैं एक हो जाए, सारे विपक्ष की एकता में। मैं अभी भी गया था तो शरद पवार से भी मिला, देवगौड़ा जी से भी मिले,
शरद यादव जी से भी मैं मिला, मैं सबसे मिल रहा हूँ कि एकजुट होकर के देश को बंटने मत दीजिए, इस वतन को टूटने मत दीजिए, कम से कम इस देश में लोकतंत्र को बचा लीजिए, इस देश के संविधान को बचा लीजिए। तो क्या ये आपके, देश आपके मिलने का ही असर है कि लालू प्रसाद यादव जी शरद यादव जी से मिलते हैं, पुरानी बात को भूल करके? बात गए, मैं तो शनिवार को गया था मिलने, ये सोमवार को मिलने गए। अच्छी बात है, लालू जी भी पहल करें, हमको उससे नहीं कोई गरज है, कोई गुरेज है। हम 2024 में जनता समझ जाएगी कि देवेंद्र यादव ही उनका सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। संपूर्ण अपोजिशन को एकजुट होना चाहिए। देश दल से बड़ा है, बार बार आप दल और पार्टी की बात करते हैं इन लोगों का, अरे दल से बड़ा देश है। देश बचेगा तो हम लोग भी बचेंगे, जनता भी बचेगी, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। अभी पेगासस का जासूसी देश में चल गया है, लेकिन कोई सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका तो है सिक्योरिटी रीजन से है, अभी तक सरकार खुल के इसमें तैयार नहीं हो रही है। पेगासस ऐसी चीज है, जिन जिन देशों में पेगासस सॉफ्टवेयर आया, जिन देशों ने खरीद लिया, उस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, नागरिक की आज़ादी समाप्त हो गई। इसीलिए इस देश में कहीं ऐसा न हो जाए, क्योंकि यहाँ एक प्रैक्टिस चल रहा है, यहाँ एक एक्सरसाइज हो रहा है, अभ्यास चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले देश को बचाना है। दल और पार्टी सिलेक्ट होता रहेगा, लेकिन पहले देश को बचाइए। देश सवाल, हम सब लोगों से बड़ा देश है, संविधान है, लोकतंत्र है। आखिरी सवाल, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या देवेंद्र यादव में कहीं कोई वो ये नहीं कह रहे हैं कि नेता धाकर नेता मानते हैं, क्या आने वाले टाइम में देवेंद्र यादव जी जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे झंझारपुर क्षेत्र का, चूंकि आपने कह दिया कि आप लोकसभा क्षेत्र ही लड़ेंगे, आप ये बताइए कि क्या यहाँ की जो अभी धाराएं चल रही हैं, जिसमें एक बीजेपी है, एक जेडीयू है, एक आरजेडी है, आप इन किसी और या फिर कांग्रेस है, आप किसी में शामिल होंगे क्या? मैं आपको बताइए, बीपी सिंह आए थे तो धारा बना था कि नहीं? सर अब सवाल का जवाब दीजिए। 89 में कोई धारा थी? कोई पार्टी था? जन मोर्चा बना कि नहीं बना? जयप्रकाश नारायण जी आए थे, बड़ा भारी धारा था कांग्रेस का, एक बाई एक नई धारा बनकर मोरारजी साहब प्रधानमंत्री बने। आपके क्षेत्र का सीधा सवाल है, आपकी जनता जानना चाहती है, हाँ या ना में जानना चाहती है। धारा तो बनाया जाता है, जनता चाहेगी तो धारा बनेगी, जिसका धारा बना दे, सूखा बनाइए चाहे लड़ने वाला का बनाइए, धारा तो जनता के हाथ में। जनता सब सीधा जानना चाहती है कि आप जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस किसी में शामिल होंगे क्या? अभी देश का जो बस मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश में गांधी का देश रहेगा ही कि नहीं रहेगा, लोहिया का देश रहेगा कि नहीं रहेगा, अंबेडकर का रास्ता इस देश में चलेगा कि नहीं चलेगा, कि इस देश में गुलबोरकर का रास्ता चलेगा, हेगडेवार का रास्ता चलेगा, आरएसएस का रास्ता चलेगा। ये दो रास्ता है, इसी दो रास्ते में जनता को तय करना होगा कौन रास्ता होगा। आप हिंदुत्व वर्सेस संविधान की बात कह रहे हैं? हिंदुत्व कहाँ है यहाँ? तो एक उनका भावना की सौदागरी करके, भावना का सपना, भावनात्मक सपना दिखा के लोग वोट ले लेते हैं। जनता अब लास्ट में आप पूछ रहे थे लास्ट में, जनता है खलिया टायर, साइकिल का टायर, हवा भरने वाला कलाकार लोग इनको भटका देता है, मूल मुद्दा से भटका देता है, उनके बेरोजगारी से, महंगाई से। आज महंगाई पे कोई चर्चा हो रहा है? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ करके हर के जेबी से लूट हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर भारत सरकार इसमें लूट रही है, वैट के नाम पर राज्य सरकार इसमें से टैक्स ले रही है, और जनता इस पर जीएसटी नहीं लागू है। कभी इन मूल सवाल को जनता समझ रही है कि आप आपके जेबी से 5 लीटर भी लेते हैं तो लूट ले रहा है। 30 रुपये का पेट्रोल मिलता है 100 रुपया से ऊपर, तो आपके हर के जेबी से 1 लीटर में 70 रुपया लूटा जा रहा है। ये जो लूट हो रही है सरकार के जरिए, सिस्टम के जरिए, व्यवस्था के जरिए, इस लूट के खिलाफ सबको एक गोलबंद होना चाहिए। इस गोलबंदी में मैं हूँ, और इस गोलबंदी में इसीलिए हूँ कि जनता का जेबी लूटा जा रहा है, पॉकेट काटा जा रहा है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई, जीडीपी ग्रोथ नीचे चला गया, रुपये का भाव घट गया। मूल सवाल ये है, आप कहते हैं गोलबंदी में कब पार्टी में कोनो में से मैं एमपी बन जाना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जनता का जो बुनियादी मसाइल है, बेरोजगारी, उसको हल करने के लिए कोई धारा बन जाए। क्योंकि आपकी जनता कह रही है सर धारा के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए देवेंद्र जी अच्छे नेता होते हुए भी हार जाते हैं। धारा की बात नहीं है, धारा तो बनता रहता है। मैं आपको बता दिया 77 में नया धारा बन गया, बीपी सिंह साहब के समय में नई धारा बन गई। अभी कोई आंदोलन चलता था तो देखिए अभी केजरीवाल ने विकास का धारा बना लिया। कुछ ऐसा सवाल, हर तरह का धारा बनते रहा देवेंद्र जी, विचार धारा को छोड़ के विचारधारा वाला धारा हम जरूर चाहते हैं।
जिसमें संविधान बचे, लोकतंत्र बने, समाजवाद बचे, दबे कुचले लोगों का अधिकार, हक, हुकूक महफूज रह सके, ये धारा में रहूंगा। इस धारा में चाहता हूं मजबूत हो, एकजुट हो जाए, एकजुट होना चाहिए। देश को बचावे। दल से ऊपर देश है। इसके लिए हम 82 बार हार जाएंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप ऐसा बात जो मैं पूछना भूल गया और आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने अपने क्षेत्र की जनता से। क्षेत्र की जनता को सबसे पहले मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, जिन लोगों ने हमको 5 बार मौका दे करके, सम्मान दे करके प्रतिनिधि बनाने काम किया। और जो भी कुछ अधूरा रह गया है काम, उस काम में जनता अपनी, वो भी उनका भी प्रयास होना चाहिए कि वो उनके वहाँ तक पहुँचे। समाज का जो अंतिम आदमी हमारे इलाके में भी है, उस तक अभी तक आज़ादी की रोशनी नहीं पहुँची है। आज़ादी की रोशनी वहाँ तक पहुँच जाए, इसके लिए जनता को भी एकजुट होकर अपने प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। हम नहीं कह रहे हमको चुनिए, कोई योग्य मिल जाए आपको जो आपकी सेवा कर सके, खिदमत कर सके, किसी की गुलामी ना करिए। एक व्यक्ति की गुलामी हो जाने से बहुत बड़ा अंधकार हो जाएगा। इसीलिए विचारधारा, विचार का गुलाम हो सकते हैं। लोहिया का विचार, गांधी का विचार, अंबेडकर साहब का विचार, उसके विचार के रास्ते पर चलने के लिए हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लोकतंत्र में जनता ही महान होती है, इसीलिए जनता स्लीपिंग टाइगर है, सोया हुआ शेर है। ये जग जाएगा तो सब रास्ता रोशनी इनको मिल जाएगा, इसीलिए इनको जगाना जरूरी है। खलिया टायर के तरह जनता को कलाकार लोग भटका देता है। खलिया टायर साइकिल के समझते हैं ना, पूर्वा हवा बह दीजिए तो पूर्वे चल देगा, पश्चिमी भर दीजिए, कोई आदमी इधर का हवा भर देता है, धर्म का हिंदू मुस्लिम का हवा भर करके वोट ले लेता है, कोई जात का हवा भर देता है और उससे चला देता है साइकिल को। पंचायत जनता को तो परेशान कर दिया लोग, जनता को उनके मूल मुद्दा से भटका दिया गया है। आजकल भटकाना आसान है, समझाना कठिन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जनता समझे अपने अधिकार को, अपने नागरिक की हैसियत को, अपनी आज़ादी को, अपने हक हुकूक के लिए जनता एकजुट हो। ये हम उनसे उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि उनको सही रास्ता पर वो रहें, ताकि उनका हक हकूक जो जहाँ पर उनको रहना है, उनका हक हकूक जहाँ संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उनका भविष्य जहाँ ठीक रहे, वहाँ रोजगार, जहाँ अवसर उनको मिल सके, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बन सके, मजबूत हो सके, ये हम चाहते हैं। तो ये हैं देवेंद्र यादव जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और जेपी आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं। मैं जहां बैठ करके हम लोग ये बात कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, ये लोहिया आश्रम के नाम से जो है यहाँ पे इसकी पहचान है। ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक, जिस जगह से आप इंटरव्यू आप सुन रहे हैं, ये ऐतिहासिक जगह है। ये बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत फुलपरास जो अनुमंडल है और वहाँ पर ये लोहिया भवन जो है बनाया गया है। आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं। अब जनता को, चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये तय जनता को करना है कि देवेंद्र यादव जी ने जो बात कही है कि जनता खलिया टायर होती है, लोग उसको जो हवा भरते हैं इधर उधर, जो है उसके हिसाब से वो भटक जाती है। बाकी जनता को तय करना है कि उनके लिए क्या बेहतर है। ये लोकतंत्र में चूंकि वोट की जो ताकत होती है बहुत बड़ी होती है, और हम हमेशा से ये अपील करते हैं कि जो लोकतंत्र की जो ताकत है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और उनका विकास, सर्वांगीण विकास हो सके, समाज का सर्वांगीण विकास हो सके और समाज में एकता और भाईचारा हो, ये जनता को तय करना होता है। आप सभी देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम द इंडिया प्लस न्यूज में। बस इतना ही। मुझे पंकज हरि कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।